नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति और आज द लोक नीति की इस खास पेशकश में जिक्र होने वाला है भारत के पहले गृह मंत्री का। भारत के उस राजनेता के बारे में आज हम जिक्र करने जा रहे हैं जिसने खंड खंड भारत को एक भारत बनाया। चाहे हैदराबाद का विषय रहा हो, चाहे कश्मीर का विषय रहा हो, चाहे पाकिस्तान के साथ हमारा पहला युद्ध रहा हो, हर विषय में उनकी क्या भूमिका थी और किस तरह से उनका इस देश के शुरुआती समय में योगदान रहा। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। हमारे साथ इस पूरे सरदार जी की बारे में संपूर्ण जानकारियां देने के लिए उपस्थित हैं हमारे द लोक नीति के संपादक श्री आदित्य सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद विवेक जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार क्यों कहे जाते हैं और लौह पुरुष को लेकर क्यों उनको लौह पुरुष कहा जाता है? देखिए, सरदार का सीधा मतलब होता है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं अपने जो पाकिस्तान से लगते हैं, जिनका बॉर्डर अभी मौजूदा पाकिस्तान से लगता है, या राजस्थान के एज में या गुजरात में, सरदार का इस्तेमाल जो उस टाइम के ग्रुप्स हुआ करते थे, तो उस ग्रुप का जो लीडर हुआ करता था, चाहे वो आक्रांताओं का ग्रुप हो, चाहे नेताओं का ग्रुप हो, चाहे डाकुओं का ग्रुप हो, उसके लीडर को हमेशा सरदार कहा जाता था। तो सरदार इनको उपाधि मिली थी क्योंकि ये बहुत प्रमुख थे। उसका सीधा मतलब होता है कि प्रमुख। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। लौह पुरुष कहे जाते हैं भारत के पहले गृह मंत्री। देखिए, लौह पुरुष तो इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनके जो काम थे देश को लेकर के, उसके लिए लौह पुरुष कहे जाते हैं। सबसे पहले तो सरदार पटेल के बारे में जो तरह तरह की धारणाएं हैं उसको अगर आप मेरे से पूछें तो मैं वही बताऊंगा कि वो कांग्रेस के अभिन्न अंग थे और कांग्रेस में उनकी पूछ उतनी ही थी जितना कि नेहरू की थी। देखिए, बार बार सत्ता में रह रही पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, बार बार ये कहती है कि सरदार पटेल को इग्नोर किया गया। कांग्रेस में पहले गांधी परिवार जैसा कोई सीन नहीं था, अब है, पहले नहीं था। पहले था ये कि एक नेहरू थे और तमाम दल के तमाम क्षेत्र के लोग थे, उसमें वरिष्ठता के आधार पर लोग उसमें पद संभाल रहे थे। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्यों इस तरह का र्यूमर फैलाया जाता है कि पटेल कम थे या पहले प्रधानमंत्री होते या ऐसा वैसा वैसा सवाल। गुजरात में पाटीदार यानी पटेल का एक मुश्त वोट है। वो वोट अगर एक तरफ किधर भी मूव करे उसकी सरकार लगभग बन जाती है, वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ये कहकर कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर डिमीन करती है कि सरदार पटेल को उन्होंने मौका नहीं दिया और नेहरू के बहाने पूरे कांग्रेस की पार्टी को उसको इतिहास को गलत साबित करने की कोशिश करती है राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन अगर गुजरात के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरदार पटेल के साथ अटैच रखने का या अपने आप को सरदार पटेल के साथ इन्वॉल्व करने का जो बीजेपी का रीज़न है वो ये है कि गुजरात में पाटीदारों का वोट इधर लाया जाए जहाँ से हार्दिक पटेल आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बेसिक रीज़न है। और दूसरा ये रीज़न है कि सरदार पटेल को बड़ा दिखा करके लोगों को डिमीन करना। अगर मैं आपको क्रिटिसाइज करूँ जा करके किसी आदमी से कि भाई विवेक जी बहुत गंदे आदमी हैं, तो लोग सोच सकते हैं कि आदमी बुराई करने की आदत है तो कर रहा है। लेकिन मैं ये जाके कहूँ कि विवेक जी के परिवार में उनका बड़ा भाई बहुत अच्छा आदमी है, उसके साथ मेरा उठना बैठना, लेकिन विवेक जी बहुत गंदे आदमी हैं तो लोग समझ जाएंगे। इस तरह से आशय को समझिए कि क्यों सरदार पटेल को नेहरू के सामने इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है कि नेहरू ने सरदार पटेल को बढ़ने नहीं दिया। अब आप कश्मीर का जिक्र जब करेंगे तो मैं बताऊंगा जी, लेकिन उससे पहले मैं कश्मीर के बारे में भी नहीं जा रहा हूँ। कश्मीर पे सरदार जी का क्या स्टैंड था उस पर हम चर्चा करेंगे जी। लेकिन अभी संसद में जब कश्मीर को लेकर के धारा 370 को लेकर के जो है अमित शाह ने घोषणा की भाई हम बिल ला रहे हैं और इसमें से हम धारा 1 का इस्तेमाल करते हुए धारा 2 और 3 को निष्क्रिय करेंगे और लगभग जो है
आर्टिकल 370 कश्मीर में एक तरह से डी इफेक्टिव हो जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा। जब ये कहते हैं अमित शाह तो उसके बाद चर्चाओं का दौर चल पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में, मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री तक, अमित शाह जी तक, ये बात संसद में कहते हैं कि सरदार पटेल को मौका नहीं दिया गया और सरदार पटेल ग्रेट थे, सरदार पटेल ने की चलती तो एक जिक्र उन्होंने संसद में किया था कि भगत सिंह जो है उनसे नेहरू कभी मिलने नहीं गए, ये सब और खैर ये सब बहुत अलग बात हो जाए। और ये फैक्चर तक निकाल के बताया गया था कि भाई वो मिलने भी गए थे, और जिस तरह का र्यूमर, मतलब ये सिर्फ क्या वोट पाने के लिए फैलाया जाता है। सीधी बात है कि आपकी एक पार्टी है जिसको राष्ट्रीय, एक पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो कई साल इस देश में सत्ता में रही है, उसको आपको आइडियोलॉजिकली ख़त्म कर देना है, डिमीन कर देना है, लोगों के मन में उसके प्रति राष्ट्रीयता के नाम पे एक जहर भर देना है कि लोग ये माने कि अगली जो पार्टी है वो उसके विचार, उसमें काम कर रहे लोग, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता सब के सब एंटी नेशनल है। तो जब आप नेशनल फार्मूले पे पार्टियों को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं तो आपके पास नए नए उसमें तरीके आते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम जो है ग्रेट पोर्ट्रे करेंगे और इस बहाने नेहरू को, कांग्रेस को पूरी तरह से डिमीन साबित। मैं आपको बताता हूँ कि संसद में जो आप जिक्र कर रहे हैं, संसद में ये कहा गया कि जो है कश्मीर को लेकर के जब बात हुई तो कांग्रेस ने भाई रखा वनतंत्र की, देख लीजिए हैदराबाद में हमारा स्टैंड कितना अच्छा था, तो हैदराबाद को लेकर चर्चा हो गई कश्मीर वाले मुद्दे में। तो हैदराबाद में अमित शाह ने बोला कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन थी, नेहरू जी की देन नहीं थी, स्पष्ट बोला था उन्होंने। बताइए कि अगर कल को खड़े होकर के संसद में आप सांसद हो जाए और कहें कि कश्मीर पे 370 पे जो निर्णय लिया गया था वो अमित शाह की देन थी, नरेंद्र मोदी की देन नहीं थी, तो आप कैसा लगेगा? बिल्कुल। किसी सरकार में प्रधानमंत्री नेता होता है सांसद दल का, तो पूरी सरकार होता है, उस सरकार में अगर कोई भी निर्णय लिया जा रहा है तो पूरी सरकार का निर्णय होगा, किसी विशेष का निर्णय थोड़ी होता है। तो सर जो है वो भविष्य में आने वाले एक सवाल के बारे में भी आपको बता रहे हैं कि भविष्य में जब इस तरह का सवाल जवाब किया जाएगा तो समझिएगा कि इसी तरह से क्या सरदार पटेल और नेहरू की जो है वो एक अंतर स्पष्ट किया जाता है दोनों के बारे में लेकर, जैसे आप व्हाट्सएप और ट्विटर पर पढ़ते हैं। मैं आपसे कहता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की लिखी हुई बहुत सारी लेख हैं, किताबें हैं जी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पे लिखी गई किताबें हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल पे लिखी गई शंकर की किताब है जो कि उन्होंने कश्मीर वाले इशू पे लिखा हुआ है। बहुत सारी किताबें हैं। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जिसमें पूरी तरह से हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उस आर्टिकल को, आप लोग देख लीजिएगा। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए हैं, उसका सोर्स दिया गया है कि किस किताब के किस पेज नंबर से इसको लिया गया है। आप उन किताबों को एक्सेस कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सरकार में मंत्री थे जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं। उसी सरकार में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोई निर्णय लेते हैं तो आप ये कह देंगे उनका व्यक्तिगत निर्णय है, वो अटल जी का, उसमें नेहरू जी का कोई हाथ ही नहीं है। कैसे? अब बताइए, अगर नरेंद्र मोदी नहीं चाहें जी तो अमित शाह जो है आर्टिकल 370 हटा लेंगे? बिल्कुल हटा लेंगे। अगर प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा तो आप कैसे काम कर पाएंगे? बिल्कुल। इस देश में संसदीय व्यवस्था है, संसद के लोगों ने मिलकर के एक नेता चुना है, प्रधानमंत्री उसे बोला जाता है, उसके पास क्षमता है। अगर वो नहीं सहमत होगा तो कैबिनेट का कोई निर्णय कैसे पास हो जाएगा? सही बात है। आज दर्शकों को ये जानकारी आदमी को पढ़ना चाहिए भाई। आधिकारिक रूप से जो सरदार पटेल ने नहीं कहा कि हमारे साथ नेहरू के साथ हमारे कोई मतभेद नहीं है, ना तो नेहरू ने कहीं लिखा है, बिल्कुल, ना उस समय की कांग्रेस का कोई इस तरह का बयान है, ना उस समय की मीडिया में इस तरह का कोई ट्रायल है। लेकिन उसके बाद भी आप भी गलत र्यूमर फैलाया जा रहा है। क्यों फैलाया जा रहा है? किस आधार फैलाया जा रहा है पता ही नहीं। सरदार पटेल की कश्मीर को लेकर और हैदराबाद को लेकर वो क्या भावना थी जिसने हरि सिंह और निजाम को सोचने पर मजबूर कर दिया और कश्मीर और हैदराबाद भारत में विलय करने को तैयार हो गए थे। देखिए एक चीज़ बता दें कि जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी थी, आप वहाँ से शुरू करिए इसको। जिन्ना के टू नेशन थ्योरी के पक्ष में ना तो नेहरू थे, ना गांधी थे और ना ही पटेल थे। बिल्कुल, तीनों नहीं थे। बिल्कुल ठीक है। इस मामले पर थोड़ी सी जो अंबेडकर की राय थी वो जरा सी अलग थी, लेकिन इन तीनों नेताओं का स्टैंड बहुत क्लियर था कि ये टू नेशन थ्योरी में नहीं जाना चाहते थे। लेकिन एक अलग सा प्रेशर जिन्ना ने क्रिएट कर रखा था। माउंट बेटन को एक लेटर लिखा है
जो उस वक्त के जो है माउंट बेटन के जो राजनीतिक सलाहकार थे उस वक्त की, उन्होंने अपने किताब में लिखा है, वो इंडियन थे जी, कि जो है किस तरह से माउंट बेटन को एक लेटर में सरदार पटेल ने अपनी बात को कहा है जी। कि कश्मीर हम टू नेशन के पक्ष की थ्योरी में नहीं है, और अगर देश को इस तरह से इस धर्म के आधार पर दो धड़े में बांटा जा रहा है, तो हम ये नहीं चाहते कि भारत से मुस्लिम माइग्रेट करके पाकिस्तान में जाए। हम ये चाहते हैं कि भारत का वही मुस्लिम पाकिस्तान में जाए जिसको जाना है। जी। आप लिबरल हैं, जिनको रहना है वो रहें। भारत सरकार उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है, और उन्होंने इसमें स्पष्ट किया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। कश्मीर के साथ उन्होंने कोई समझौता नहीं किया था। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कश्मीर को लेकर के तीनों नेताओं का स्टैंड है, चाहे वो सरकारी स्टैंड रहा हो, सरकारी से मेरा मतलब है कि इन दोनों का स्टैंड, उसमें गांधी के स्टैंड को मैं सभी का नहीं शामिल कर रहा हूँ, और चाहे सरकार से बाहर गांधी का स्टैंड रहा हो, इन तीनों नेताओं का जो स्टैंड था बहुत ज़्यादा क्लियर था, एकदम स्पष्ट था। हर किताब में ये लोग लिखे हैं, हर लेटर में ये चीज़ साबित होती है, हर कम्युनिकेशन का जितने लोगों ने लेटर वेटर दूसरे को लिखे हैं, जितना माउंट बेटन को लेटरबाजी उस बाद में की गई 1947 के समय, उस पूरे लेटरबाजी में आप देखिए किसी का भी लेटर पढ़िए आप, कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। वो लोग चाह ही नहीं रहे जी। मजबूरी थी कि जब आप एक आज़ादी आपके हाथ में है, बिल्कुल आपको आज़ाद देश घोषित किया जा रहा है, पूरी तैयारियां हैं, उसमें आपके देश में आपके पास विकल्प है कि दो धर्म कटे लड़े मरे, और एक पूरा एक इतिहास भविष्य में भी इस तरह की स्थिति बनी रहे, हम जीते जागते उस वक्त के सीरिया बन जाते अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं जिन्ना के एक्सेस दबाव के कारण और यहाँ पर रह रहे तमाम उन मुसलमानों की इच्छा के कारण, जो लोग चाहते थे, जो पाकिस्तान गए, क्योंकि वो लोग गए नहीं होते पाकिस्तान में, उतने लोग गए कहाँ से, यानी कि वो लोग पक्ष में थे तभी गए पाकिस्तान, तो उन लोगों को करना पड़ा। और कुछ लोगों में ये र्यूमर था कि हिंदू पक्ष मुसलमान पक्ष को मार देगा, मुसलमान पक्ष हिंदू पक्ष को मार देगा, इसलिए बॉर्डर पर भी एक दूसरे जो इतने टसल्स हुए, मारे गए बहुत सारे लोग, तो वो बहुत बड़ा मैसेकेयर था। लेकिन इसमें नेहरू की कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं मानता हूँ ये कोई पॉलिसी फेलियर नहीं है, ये सरकार का पॉलिसी फेलियर नहीं हो सकता। ये आज़ादी के समय की बात है ना, सरकार बनने से अच्छे से सरकार चल ही नहीं पा रही, उससे पहले की बात है। उसके बाद कश्मीर बढ़ जाता है, कश्मीर को लेकर के पटेल का स्टैंड एकदम क्लियर है, हर जगह क्लियर है। पटेल बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर को किसी कीमत पे नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, अब देश बढ़ गया, सब कुछ हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल डिसाइड हो गई। उसके बाद क्या होता है कि अचानक से लाइन ऑफ कंट्रोल तो खैर बहुत पहले डिसाइड हो जाती है, अचानक से जो है ये पाकिस्तान वार कर देता है 1947 में। पहले गृह मंत्री के तौर पे इनके सामने बहुत बड़े चैलेंज होते हैं कि वो कैसे स्वीकार है, आक्रांताओं को भेज करके गुरिल्ला वार टाइप की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं लोग, जिन्ना वगैरह, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री और सब लोग जो, तो ये सब होता है कायदे आजम जिनको वो लोग कहते हैं, तो वो करना शुरू करते हैं। उसके बाद ये होता है कि भारत में एक गृह मंत्री के तौर में, भारत जब आज़ाद हुआ है उसके पास अभी बहुत ज़्यादा कुर्बत में एक देश है जिसके पास गरीबी है, बहुत अच्छी सैनिक नहीं है, बहुत बड़ा स्टेट है, इंटरनल बहुत सारे राज्यों के चैलेंजेस हैं जिसको सरदार पटेल उस समय साइमल्टेनियसली देख रहे थे। उसमें एक युद्ध आ जाना, तो भारत ने तुरंत उसी तरह से उसको रिटेलिएट किया और टैकल किया और भगाया उनको, कश्मीर खाली कराया, जिसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं अपना जो है जो अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो उसमें हमारे हाथ से निकल गया। ये अलग बात है कि उसके बाद लोग बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस वाली जो बात आती है कि यूएन में जाकर के भारत का इस तरह का रेजोल्यूशन देना और उसमें अटल उनकी नेहरू की स्वीकृति होना, उस टाइम की जो परिस्थितियां थी, उस टाइम की परिस्थितियों में आपको दुनिया को अपने तरफ लाना जरूरी था। उस टाइम की परिस्थितियों में अगर कोई राजनीतिक निर्णय लिया गया हो, जैसे अगर चाइना कहता है कि हम अपने यहाँ ये प्रतिबंध लगा रहे हैं, अब हमारे यहाँ से ये चीज़ें नहीं होंगी, या पाकिस्तान ये कहता है भाई हम सीज फायर वायलेशन नहीं करेंगे, लेकिन वो सीज फायर वायलेशन करता है। ठीक उसी तरह से भारत ने कह दिया भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उनको फर्म डिटर्मिनेशन की राइट्स देंगे, लेकिन हो सकता हो कि भारत की पॉलिटिकल चाल रही हो, बाद में भारत ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहा हो, बिल्कुल वो बस बात से बचने के लिए ऐसा किया गया हो। तो वो भी पूरा कंसेप्ट था नेहरू का, वो था कि पहले अभी यहाँ से निपटो, बाद में कभी नहीं देंगे ना, हमको फर्म डिटर्मिनेशन देना है और ना तो सेल्फ डिटर्मिनेशन देना है, और अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन देना है तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करनी है, भारत के लिए देना है, भारत के अभिन्न अंग है, उनको बरगलाया नहीं जा सकता। अब दुनिया के पाकिस्तान के लोग आकर प्रेशर बनाएं, वहाँ पर जो है सेपरेटिज्म फैलाएं कश्मीर के अंदर, उसको फंड करें और वहाँ पर लोग सेपरेटिज्म के नारे लगाएं, और उस आधार पर बीजेपी कांग्रेस को घेरे कि नेहरू की गलती है, तो बीजेपी किसको
सपोर्ट कर रही है, उन सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर रही है। तो अब आइडियोलॉजिकली जितने गलत होते हैं उतने सही साबित करने की अपने आप को कोशिश करते हैं। जिस तरह से आप गलत होते हैं उसी तरह से कांग्रेस को आप सही गलत होते हैं, उसी तरह से कांग्रेस को भी गलत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कांग्रेस कमजोर है, आपको कैप्चर नहीं कर पाती। दिक्कत इस बात की। ये आप जानकारी समझ रहे थे सर के माध्यम से उस समय की क्या कंडीशन थी जिस वजह से भारत को कश्मीर मसले को यूएन में लेकर जाना पड़ा, और आज तक ये मसला यूएन में चल रहा है। नहीं, अब चल नहीं रहा भारत यूएन। देखिए, चलना नहीं कह सकते जी, जो भाई भारतीय सरकार का रुख है, भले भारत के संसद के अंदर भारत की सरकार के लोग खड़े होकर के बोले कि यूएन में मामला क्यों गया, उसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। यूएन में मामला गया, अब आपकी अपनी जिम्मेदारी ये है कि सरकार ने सिरे से, कांग्रेस ने यूएन के बाद से लेकर के अभी तक जितनी कांग्रेस की सरकारें थी कश्मीर के मुद्दे पे, उसका स्टैंड यही रहा है कि हमारा अपना इंटरनल इशू है, इस पे यूएन का कोई लेना देना नहीं। भले नेहरू जी ने उसको रेजोल्यूशन में वहाँ पर ले गए थे यूएन रेजोल्यूशन के लिए, वो भले स्वीकार थे उस चीज़ को कि सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, लेकिन वही नेहरू जी की सरकार की पार्टी के लोगों ने, जो बाद में सत्ता में आए, लोगों ने उसको सिरे से खारिज किया। तो कश्मीर को लेकर के जो सरकार की अभी राय है, जो संसद में खड़े करके बार बार बोलते हैं कि यूएन में क्यों गया, यूएन में क्यों गया, तो आप भी उस चीज को नकारी, जैसे कांग्रेस नकार रही थी कि यूएन इसमें कुछ नहीं जानता है, हमारा इंटरनल इशू है। बिल्कुल। अगर ये इंटरनल इशू है तो क्यों आप बार बार कांग्रेस को घेरते हैं इस मुद्दे पे? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर ये इंटरनल इशू है तो अभी डेलीगेशन बुलाने की जरूरत क्या थी? नहीं, वो इसलिए बुलवाया था ताकि वहाँ की वस्तु स्थिति आप देश की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। मतलब आपको मीडिया को नहीं बताना है, कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी करनी है कि भारत सरकार इस तरह की कोई पहल करके लोग बुलवा रही है। आप एक एनजीओ को लिखते हैं, एनजीओ को आप प्लांट करते हैं, उस एनजीओ की वो विवाद में काफ़ी चल रहा है। वो एनजीओ जो है उन लोगों को मेल लिखता है, उन लोगों को बुलवाता है, फिर एक सांसद नहीं आता तो मेल पब्लिक कर देता है, तो हमको पता चल जाता है। अगर भारत इस तरह से कुछ कर रहा है तो आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारा खुद का मामला मेडिटेशन नहीं चाहिए, अब आप मीडिएशन की बात करने लगते, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो जहां आप सरदार पटेल, जहां आप जो है कांग्रेस को घेरते हैं कश्मीर के जिस इशू पे कि इसका इंटरनेशनलाइजेशन किया है कांग्रेस ने, वही आप भी कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की उस सरकार के बाद से अभी तक की सरकारों ने उसका खंडन किया तो आप भी करना चाहिए, संसद के अंदर भी करना चाहिए, इसमें समस्या क्या है? लेकिन आप एक पार्टी को घेरने के लिए, उसको डिमीन करने के लिए, राष्ट्रीय मोर्चे पर राष्ट्रीयता के नाम पर उसको डिमीन करने के लिए आप कश्मीर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कुछ की स्थिति थी, वस्तुस्थिति जो कुछ उस समय की रही होगी, उसके लिए उस वक्त की सरकार ही जिम्मेदार है। उसमें उस सरकार के पार्ट नेहरू भी जी थे और उस सरकार के पार्ट पटेल जी भी थे। आप अगर नेहरू जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप पटेल जी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो तो ऐसा बोलते नहीं है, वो ये बोलते हैं कि भाई उस समय नेहरू प्रधानमंत्री बन गए तो ऐसा हो गया, पटेल प्रधानमंत्री होते तो कुछ और होता। चुनाव कब हुए? सन 1952 में। पटेल की मृत्यु कब हुई? सन 1950 में। अब कैसे बन जाएंगे? पर ये व्हाट्सएप और ट्विटर पर जो फैलाया जाता है, बेवकूफ़ लोग हैं ना जो कभी नेहरू को पढ़ते नहीं। नेहरू ने, सरदार पटेल ने कभी अपनी किताब में इस बात को स्वीकारा हो, अपने लेखनों में, अपने लेटरों में, कि हमारे बीच कोई मतभेद है। उन्होंने नहीं कहा कि हमने किया है। सरदार पटेल ने कभी क्रेडिट नहीं ली कि हमने किया है कश्मीर का मामला, उन्होंने कहा हमारी सरकार ने किया है। हैदराबाद को हमने अपनी सरकार ने जोड़ा है। उस व्यक्ति को लौह पुरुष देख कहा गया कि उस व्यक्ति का जो प्रधानमंत्री था, जो गृह मंत्री का प्रधानमंत्री था, वो प्रधानमंत्री उनको इतने स्वायत्तता देता था, इतना विश्वास करता था कि वो व्यक्ति ने काम किया और उस लौह पुरुष बना। ऐसा नहीं कि सरकार का मामला नहीं था, वो पूरा एक सरकार का निर्णय था। उसमें नेहरू जी से प्रधानमंत्री के तौर पर और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री के तौर पर बहुत काबिल थे, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है। आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ट्विटर यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, पर जो र्यूमर फैलाया जाता है उसके बारे में जाना, आपने पटेल को जाना, आपने नेहरू को जाना। पटेल को जानने के लिए इनको पढ़ना पड़ेगा, मैं भी आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जरा वहाँ से आप लोग जो किताब आपको पसंद आए, मेरे पास एक किताब उसमें से है तो आप एक्सेस कर लीजिएगा। शंकर की लिखी हुई किताब है और बहुत ही अच्छी किताब है, पूरी डिटेल है उसमें। बाकी ये पूरी डिटेल ले लीजिएगा, प्रकाशन कौन है, कैसा है, उसमें पूरे एक पूरा आर्टिकल है जिसमें किताबों के सारे उल्लेख किए गए हैं पेज नंबर के साथ। तो आपको जो एक्सेस करना होगा थोड़ा नेट पर देख के किसकी भाषा आपके सुटेबल हो कि नहीं हो तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। पटेल को जानना इतना आसान नहीं है, पटेल को पढ़िए,
पटेल के बारे में पढ़िए, उन लेटर्स को पढ़िए जो 1947 में खूब लेटरबाजी हुई है, उनको पढ़िए, तो एक आप पर्सपेक्टिव बना पाएंगे। इस तरह से यूनिवर्सिटीज़ के बेसिस पे, जिसको रवीश कुमार और आप लोग जैसे तमाम पत्रकार यूनिवर्सिटी बोलते हैं, उसको अगर आप जो है उस बेसिस पे आप नहीं सर, बोलना पड़ता है ना, मतलब उसमें से भी इतिहास पढ़ा जाता है। अरे वही इतिहास का सोर्स हो गया इस देश में, ये तो दुर्भाग्य है। आपको सही किताबों को पढ़ना होगा और तय करना पड़ेगा। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण लोग उनको जो लौह पुरुष कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि तमाम ऐसे राज्य थे, बहुत सारे हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स थे, तो प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ना, भारत का अभिन्न अंग बनाना, ये बहुत बड़ा जो है चैलेंज था। और किस तरह से सरदार पटेल साहब ने किया वो अस्मरणीय रहेगा, और महापुरुष हैं देश के, रहेंगे। और नेहरू भी महापुरुष हैं इस देश के, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री हैं, उनको हमेशा उस चीज़ का सम्मान मिलना चाहिए। इंडिपेंडेंट मूवमेंट से जुड़े रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, तो आप उनको गालियाँ नहीं बक सकते। और दूसरा, आप सरदार पटेल को भी नहीं बक सकते, क्योंकि सरदार पटेल तो ग्रेट थे ही। अगर आपको राजनीति करनी है तो वर्तमान की स्थिति, वर्तमान के मुद्दे पर करिए। कांग्रेस को जितना घेरना हो, 2003 से लेकर के 2014 तक, 4 से लेकर 14 तक उनकी सरकार थी। ये 10 साल के सरकार को में हुए जितना करप्शन, उस पर आप कांग्रेस को घेरिए। उस आधार पे आप सत्ता में भी आए लोग, तो आप उस आधार पे घेरिए, उस पर एक कमजोर विपक्ष के रूप में कांग्रेस को क्रिटिसाइज करिए, उसकी विपक्ष के तौर पर उसकी भूमिका को लेकर के कांग्रेस को क्रिटिसाइज करिए। लेकिन कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने के लिए महापुरुषों को गाली मत दीजिए। बहुत जरूरी है कि इस देश की राजनीति को यहाँ का युवा थोड़ा सा दिशा दे। वर्तमान वस्तु स्थिति में आना पड़ेगा, वर्तमान पर्सपेक्टिव में आपको बात करनी पड़ेगी। अभी प्रेजेंट सिनारियो क्या है, इसके आधार पर राजनीति करनी पड़ेगी। आप पटेल जी में अगर गए और नेहरू जी को गलत भी साबित कर ही लेंगे, तो उससे अभी आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो मंदी आया है दूर नहीं हो जाएगा। तो आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर पे ही बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो आपको वर्तमान मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, वर्तमान मुद्दों से जुड़ी हुई बात करनी पड़ेगी। पुराने मुद्दों को भुनास कर सिर्फ राजनीति नहीं चल पाएगी। आपने इस एपिसोड के ज़रिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियाँ जानी, कुछ आज के समय में फैलाए जा रहे र्यूमर भी जाने, और उसको किस तरीके से पब्लिक में सर्कुलेट करा जाता है यह भी जाना। बहरहाल यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। सरदार पटेल से जुड़ी हुई अन्य जानकारियाँ जो आप इसमें नहीं सुन पाए हों, और कौन सी जानकारियाँ आप जानना चाहते हैं, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर अवश्य बताएं। और हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में भी अवश्य बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।